गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए करंट अफेयर्स की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आज। व्हीकल टू व्हीकल सुरक्षा तकनीक, यानी एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल। आजकल रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान रखते हुए जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वो एक नया प्रयोग करने जा रहा है। गाड़ियों में उपकरण लगेंगे जो कि गाड़ी के डैशबोर्ड बोर्ड पर लगेंगे। गाड़ी का जो डैशबोर्ड बोर्ड होता है आगे, उस पर लगेगा और उसे नाम दिया गया है ऑन बोर्ड यूनिट। ऑन बोर्ड यूनिट, ओबीयू, ऑन बोर्ड यूनिट। इस यूनिट में एक फ्रीक्वेंसी पर यह काम करेगा। एक फ्रीक्वेंसी यानी एक आवृत्ति पर यह काम करेगा और उस फ्रीक्वेंसी से एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में मैसेज जाएंगे। मतलब पता चल जाएगा कि कौन व्हीकल ब्रेक लगा रहा है, कौन व्हीकल पास आ गया है बहुत, कौन कितना दूर है, या कहीं आगे कोई व्हीकल खराब हो गया है, ताकि अलर्टनेस मिल सके। और इसके लिए दूर संचार विभाग यानी जो टेलीफोन मोबाइल वगैरह रेगुलेट करता है वो विभाग, तो उसने 30 हर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसके लिए आवंटित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हीकल टू व्हीकल जो सुरक्षा तकनीक है, इसके तहत कितनी आवृत्ति पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटित की गई है, मतलब ये किस फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। तो ये 30 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। 30 गीगाहर्ट्ज पर। आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी रेडियो एफएम सुनते होंगे आप, कि आकाशवाणी का ये फला फला चैनल इतना गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर या इतने दशमलव इतना हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इस केंद्र से बात कर रहे हैं। इसी तरह से 30 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर व्हीकल टू व्हीकल सुरक्षा तकनीक काम करेगी। अब सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हम देखें तो भारत है जो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत, सड़क दुर्घटना नहीं, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत, उनके मामले में दुनिया में पहला नंबर। यानी कि अगर सड़क दुर्घटनाओं में बात करें तो मनुष्य की जान की कोई कीमत भारत में नहीं है। इसीलिए शायद भारत का पहला स्थान यहाँ पर बना हुआ। अब ये जो व्हीकल टू व्हीकल सुरक्षा तकनीक के लिए जो ऑन बोर्ड यूनिट लगाया जाएगा हर गाड़ी में, डैशबोर्ड पर लगेगा ये। इसकी कीमत लगभग 5,000 से लेकर 7,000। जो नई गाड़ियां अब कंपनियों से आएंगी उनमें ये पहले से ही लगा आएगा। यानी कि पहले चरण में क्या किया जा रहा है, जो नई गाड़ी है उनके लिए अनिवार्य कर दिया। यानी नई गाड़ियां जो आएंगी उनमें पहले से ही ऑन बोर्ड यूनिट लगा आएगा जो 30 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। दूसरे चरण में किया गया है कि जो पुराने व्हीकल हैं उनमें भी ऐसे ऑन बोर्ड यूनिट लगवाए जाएं, ताकि सभी गाड़ियों में ऐसे ऑन बोर्ड यूनिट लगाए जा सके। भविष्य में देखते हैं ये कितना कारगर साबित होता है भारत में। अब देखिए, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स हो गया या करप्शन से रिलेटेड इंडेक्स हो गया। भारत की तरफ से, यानी भारत द्वारा, खास बात यह है कि भारत द्वारा इसी साल 2026 में एक नया इंडेक्स तैयार किया गया है, रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी नेशंस यानी राष्ट्र, और इंडेक्स यानी सूचकांक, RNI, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स को भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया है वर्ष 2026। अब खास बात यह कि इसे जारी क्यों किया गया है, इसका मकसद क्या है। तो देखें कि अभी तक जो ज्यादातर इंडेक्स हैं वो बताते हैं कि कोई देश कितना विकसित हो रहा है, तो उसमें खास करके उसके पैसे वाले पहलू को जांचते हैं। पैसे वाले पहलू का मतलब है उसकी जीडीपी से, उसकी जीडीपी कितनी बड़ी हो रही है, उसका व्यापार कितना ज्यादा हो रहा है, उन सब चीजों से अंदाजा लगाया जाता है कौन देश विकसित हो रहा है, या उसकी जीडीपी का जो परसेंटेज है, ग्रोथ रेट है, वो कितनी ज्यादा।
लेकिन यहां पर प्रयास किया गया है कि वैश्विक मंच पर यानी पूरे विश्व में जो भी कोई देश है, उस देश का शासन में कितनी नैतिकता है और वो कितना जवाबदेह। यानी कि यहां पर शासन में पैसे वाले पहलू की बजाय यहां पर जोड़ा गया है नैतिकता और उसके उत्तरदायी महत्व को। दूसरा कहें कि सामाजिक कल्याण और समावेशिता, यानी कि वो कितना शासन वहां का नैतिक है, कितना जनता के प्रति उत्तरदायी है, कितना वो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सतत विकास के लिए क्या काम कर रहा है। तो पर्यावरण के लिए ऐसा तो नहीं है कि देश तो विकसित हो रहा है, लेकिन उसकी नीतियां ऐसी हैं कि भाई जंगलों को काट लो, खत्म कर दो जंगलों को। तो ऐसा तो नहीं है। तो इन चीजों का यहां ध्यान रखा गया है। और वैश्विक उत्तरदायित्व और सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के प्रति उसका कैसा रवैया है। ऐसा तो नहीं है कि दो देशों के बीच में झगड़ा करा रहा है या किसी दूसरे देश पर जबरदस्ती आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो तालमेल बनाकर चले, सौहार्दपूर्ण भावना विकसित करके चले। इन पैमानों के आधार पर तैयार किया गया है जो इंडेक्स है RN, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो याद रखना है, ये खास करके पैसे वाले पहलू की जगह पर्यावरणीय पहलू, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित पहलू, उसके अलावा सतत विकास से संबंधित नैतिकता और जवाबदेहिता के आधार पर तैयार किया गया है। खुद भारत ने तैयार किया है और भारत को यहां स्थान मिला है 16वां। कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान मिला है। यहां 5 देश जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक मिली है, उन्हें हम देख लें तो पहला स्थान दिया गया है सिंगापुर को, दूसरा स्थान दिया गया है स्विट्जरलैंड, ये यूरोप में है। तीसरा स्थान डेनमार्क को दिया है, ये भी यूरोप में है। चौथा स्थान साइप्रस को दिया गया है, जो कि यूरोप के पास में ही हम देखें भूमध्य सागर में स्थित है। और पांचवा स्थान स्वीडन को दिया गया है, ये भी यूरोप में स्थित है। तो हम देखें कि जो शीर्ष 10 देश हैं, उनमें से 9 देश यूरोप के शामिल हैं। शीर्ष 10 देशों में 9 देश यूरोप के शामिल हैं। तो यूं कह सकते हैं कि हम RNI इंडेक्स के तहत यूरोप के देशों को ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। और सबसे अंतिम स्थान 154वां, यानी यूं कहें कि टोटल 154 देशों को मिलाकर के ये इंडेक्स बनाया गया है और 154वां स्थान दिया गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक। आगे हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, तो 77वां गणतंत्र दिवस 2026, 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते। हमारा देश गणतंत्र बना था। गणतंत्र कब बना था हमारा देश? हमारा देश गणतंत्र बनता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र बनने का मतलब है कि इस दिन से हमारे देश का जो मुखिया है वो चुनाव से जनता द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, चुना जाने लगा। वंशानुगत नहीं है। ये शब्दों में कहें तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो देखिए 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर 50 साल, 26 साल यहां पर, तो हो गए 76 साल। और एक बार हम 1950 में ही मना चुके हैं, इसलिए +1 कर दें। तो कौन सा था? 77वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है साल 2026 में। इसके बारे में कुछ समझ लें हम थोड़ा। तो देखिए 1929 में, 1929 की बात है, लाहौर में रावी नदी के तट पर, कौन सी जगह? लाहौर में रावी नदी के तट पर
कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू वहां पर घोषणा करते हैं पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं, घोषणा करते हैं। और यहां पर ये कहते हैं कि हम हर साल, हर साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। समझिएगा, देश अभी गुलाम है और 1929 में अधिवेशन होता है लाहौर में रावी नदी के तट पर, और उसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहर, और वो घोषणा करते हैं इसकी, स्वाधीनता की या पूर्ण स्वराज की। और इस घोषणा में कहते हैं कि हम अगले साल से 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ऐसा पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 1930 में मनाया गया, क्योंकि 1929 में अधिवेशन होता है, दिसंबर में होता है ये। तो 1930 में हमने ये मनाना शुरू कर दिया और ऐसी प्रक्रिया 1947 तक चली। लेकिन 1947 में जाकर भारत आजाद हो गया। कितने तारीख को? 15 अगस्त। अब हमारा स्वतंत्रता दिवस बन गया 15 अगस्त, हमारा क्या बन गया अब? स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस हम पहले कौन सा मनाते आ रहे थे? 26 जनवरी। तो अब 26 जनवरी को हम क्या सम्मान दें? इसके लिए हमारा संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। और उस संविधान को कुछ अनुच्छेद, तो 15 अनुच्छेद थे, वो लागू कर दिए गए और बाकी पूरा संविधान रोक लिया। क्यों रोक लिया गया? क्योंकि हमें 26 जनवरी को कोई सम्मान देना था, कोई सम्मान देना था। भाई, 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस बन गया है 15 अगस्त को। तो अब स्वतंत्रता दिवस का सम्मान हम 26 जनवरी को नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का सम्मान तो दे सकते हैं। और इसीलिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद भी 2 महीने तक रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि 26 जनवरी को कोई सम्मान देना था। जो हमारा संविधान बनाया था उसके लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस तरह से करके हम देखें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का सम्मान मिला। इसकी शुरुआत हमें कहां से मिलती है? 1929 से इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है। अब ये देखें हम कि यहां एक चीज और समझे हम कि जब 26 जनवरी होती है तो परेड की जो सलामी है वो राष्ट्रपति लेते हैं। कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। जब 15 अगस्त होता है तो झंडारोहण करते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं लाल किले, और राष्ट्रपति ये सलामी लेते हैं राष्ट्रपति भवन के सामने जो रोड जाता है, जिसे आजकल हम बोलते हैं कर्तव्य पथ, उस पर। तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति हैं वो सलामी लेते हैं परेड की, और 15 अगस्त को झंडारोहण करने का काम करते हैं प्रधानमंत्री लाल किले। अब हम देखें कि इंडिया गेट के आसपास का चित्र देखें हम, तो हम ये देखें यहां पर, ये इंडिया गेट है, यहां पर एक सर्किल है और यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई। यहां हम ये सर्कल देखें और यहां पर सामने राष्ट्रपति भवन।
बिल्कुल सामने ये राष्ट्रपति भवन है, इसे हम नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं, इसे हम साउथ ब्लॉक बोलते हैं। तो जो नॉर्थ ब्लॉक है, इसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है। यहाँ साउथ ब्लॉक में आप देखेंगे तो अ, रक्षा मंत्रालय वगैरह यहाँ पर है, और इनके सामने से ये रोड आ रहा है, और इस रोड को बोलते हैं कर्तव्य पथ। क्या बोलते हैं इसे? कर्तव्य पथ। पहले इसी रोड को बोला जाता था राजपथ। क्या बोला जाता था? राजपथ, यानी राजाओं के लिए, बड़े लोगों के लिए पथ। तो अब राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। यहां से एक रोड ऐसे भी जाता है और जिसे बोला जाता है जनपथ, यानी जनता के लिए, आम जनता के लिए रास्ता। ये आज भी जनपथ है, लेकिन राजपथ का नाम बदल करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। यहीं पर परेड है जो आती है, और यहां पर राष्ट्रपति परेड की सलामी ले। राष्ट्रपति 26 जनवरी को परेड की सलामी लेते हैं। वहीं पर विदेशी मेहमान बुलाए जाते हैं। याद रखिएगा, मुख्य अतिथि हैं जो विदेशी कोई मेहमान होते हैं, उनको बुलाया जाता है, जबकि 15 अगस्त पर ऐसा नहीं किया जाता है। तो देखिए, इस बार यानी 2026 को, कब? 2026 को हमारा जो 77वां गणतंत्र दिवस मना है, उसके मुख्य अतिथि ये दो महानुभाव हैं। पहली महिला हैं जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। कहाँ की है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। और दूसरे हैं एंटोनियो कोस्टा, और ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो एक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है और एक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। वो क्या रहा है कि ट्रंप हैं जो बार बार सभी को धमकी दे रहे हैं, यूरोप को भी धमकी, भारत को भी धमकी दे रहे हैं। इसी परिदृश्य में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध अच्छे करने के इन्हें आमंत्रित, और इसी दौरान कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेशों से आने वाली गाड़ियां हैं, उन पर टैक्स कम हो जाएगा। काफी गाड़ियों पर तो 10% से टैक्स है, जो 10% ही रह जाए। तो इस तरह से करके इस बार के ये दो मुख्य अतिथि रहे हैं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उसकी मुख्य थीम क्या रही है? तो उसकी मुख्य थीम है वो वंदे मातरम पर आधारित। वंदे मातरम पर आधारित है, क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो, वर्ष पूरे हो गए हैं, 150 वर्ष। और वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रगीत। क्या है? राष्ट्रगीत। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना। यहीं पर से हम एक राष्ट्रगीत लेते हैं और एक लेते हैं राष्ट्रगान। हमारा जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम, और हमारा राष्ट्रगान है वो है जनगण मन। वंदे मातरम है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जनगण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगान है जनगण मन, जिसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकी फेमस पुस्तक है गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। जबकि जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इनकी पुस्तक है आनंद मठ। कौन सा मठ? आनंद मठ। अब वंदे मातरम को 150 साल हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस की थीम रही है, इसके बारे में हम समझें। वंदे मातरम की रचना 1875 में की गई। कब की गई थी? 1875 में। किसने की थी?
बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की। इसे 7 साल बाद यानी 1882 को रचना यहां हुई, 1875 में। इसे 1882 में पहली बार आनंद मठ में प्रकाशित किया। कौन सा उपन्यास था इनका? आनंद मठ, उसमें इसे प्रकाशित किया। उसके भी बाद में 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कलकत्ता। कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? कलकत्ता में होता है। और उसके अध्यक्ष, राष्ट्रपति नहीं, उसके अध्यक्ष, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। कौन होते हैं? रहीमतुल्लाह सयानी। और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया। तो याद रखना कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जो कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ। और खास बात याद रखिएगा, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और उसे गाने वाले उस अधिवेशन में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। कौन गा रहे हैं इसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कहां पर? कलकत्ता में 1896 में कांग्रेस अधिवेशन। तो ध्यान रखने की बात है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया जाता है, और गाने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। और इस तरह से करके इसे 2025 में 150 साल पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वंदे मातरम, और उसी पर आधारित हमारा गणतंत्र दिवस की इस बार थीम रही है। आगे देखें, हमने अभी 26 जनवरी के बारे में पढ़ा। कुछ इसी तरह से महत्वपूर्ण दिवस में आते हैं 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। उनके बारे में भी हम यहां समझ लेते हैं। तो देखिए, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है, की जयंती होती है। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। और इसलिए इस 23 जनवरी को अब मनाया जाता है किस दिवस के तौर पर? पराक्रम दिवस के तौर। तो 23 जनवरी को इस दिवस के तौर पर मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी जयंती है नेताजी, उसकी जयंती है। इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाना कब शुरू किया? इसे 2021 से शुरू किया। इससे पहले नहीं मनाते थे, 2021 से शुरू किया है, जब इनकी 125वीं जयंती। कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या है? ये जन्म दिवस है। कब जन्म हुआ था? 1897 में हुआ था। कहां पर? उड़ीसा के कटक में हुआ था। बाद में इनकी मृत्यु बताई जाती है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बताई जाती है, लेकिन इस पर बहुत विवाद है। तो इनकी मृत्यु बताते हैं 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई, जब ये ताइवान की राजधानी ताइपे, ताइवान की राजधानी है ताइपे, यहां से जा रहे थे, तो इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताते हैं कि अस्थियां जापान में एक मंदिर है रणकुंजी, वहां पर रखी गई हैं, लेकिन इस पर काफी विवाद है। तो खैर, हम तो इसी आधार पर पढ़ेंगे। तो इनका जन्म होता है 27 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में, और इनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में बताई जाती है 18 अगस्त 1945 को ताइपे यानी ताइवान। इन्होंने 3 नारे दिए, बहुत महत्वपूर्ण। एक, जय हिंद, जो कि आज तक भी भारत की सभी सेनाओं में, यहां तक कि बेल्ट की सभी नौकरियों में इस्तेमाल किया, जय हिंद। दूसरा इनका नारा था दिल्ली चलो, और तीसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें भी दूंगा। इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपना ब्लड निकाल निकाल, खून निकाल निकाल कर मुझे दीजिए। इसका मतलब था कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे दीजिए, जिससे युद्ध किया जा सके, लड़ा जा सके,
आजाद हिंद फौज के द्वारा, इससे अंग्रेजों से, ताकि अंग्रेजों से आजादी दी जा सके। तो नेताजी की 125वीं जयंती 2021 में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाने लगी। ये 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, 1938 और 1939। 1938 में अधिवेशन होता है हरिपुरा और 1939 में होता है त्रिपुरी। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी है। त्रिपुरी में अधिवेशन होता है और खास बात यह थी कि गांधी जी का जो दौर चरम पर था, उनका प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीताराम। तो उस जमाने में यह माना जाता था गांधी जी ने जिसको खड़ा कर दिया, जिस पर हाथ रख दिया, वही कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। लेकिन 1939 में इस बात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गलत सिद्ध कर दिया और गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। याद रखिएगा कि 1938 और 1939 में 2 बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 1939 में तो गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके वो अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन कार्यकारिणी में जो ज्यादातर सदस्य होते हैं वो गांधी जी के समर्थक होते हैं और वो नेताजी को सपोर्ट नहीं करते हैं और इस वजह से नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं और बाद में बनाते हैं अलग पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी बनाते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक। बाद में ये इन्हें घर में नजरबंद कर लिया जाता है। वहां से ये भाग करके और जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी से फिर ये जापान जाते हैं, सिंगापुर आते हैं। इस तरह से करके सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को ये आजाद हिंद फौज का गठन कर, जितने भी युवा हैं, तैयारी करने वाले सभी जानते होंगे, आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। कहने का मतलब है कि सीधा नेताजी ने नहीं किया था, नेताजी को कमान सौंपी गई और आजाद हिंद फौज के गठन में जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, रास बिहारी बोस थे, उसके अलावा कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने निभाई थी। अलावा जापान के एक मेजर फूजीहारा थे, उन्होंने निभाई। तो बहुत लोगों ने मिलकर के इसे बनाया था। बाद में इनवाइट किया गया था नेताजी चंद्र बोस को इसका प्रमुख बनाने के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी औपचारिक स्थापना इस दिन कर दी थी, 21 अक्टूबर 1943 को। यही हम देख लें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान ने ब्रिटेन से ये अंडमान निकोबार छीन लिए और इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था, मतलब आजाद हिंद फौज को दे दिया था। तो मतलब देखा जाए तो ये वाला पार्ट है जिसको आजाद हिंद फौज ने अपने कब्जे में ले लिया और आजाद हिंद फौज के बाद में वो नॉर्थ ईस्ट, कोहिमा वगैरह, नागालैंड वगैरह तक पहुंच चुकी थी आजाद हिंद फौज। बाद में जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो जापान को सरेंडर करना पड़ गया। आजाद हिंद फौज को सपोर्ट नहीं मिला और इसलिए आजाद हिंद फौज को भी सरेंडर करना पड़ गया था। तो यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जिनका हाल ही के दिनों में नाम बदला गया है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हम देखें कि अंडमान को हम 3 हिस्सों में देखें डिवाइड करते हुए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। और ये जो दक्षिणी अंडमान है, यहीं पर है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या है नाम है उसका? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर था, पोर्ट ब्लेयर था इसका नाम। इसका नाम अब बदल करके कर दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या नाम कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। तो पहला पॉइंट, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर कही जाती थी, उसका नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम है। दूसरा देखें, यहीं पर एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसे हैवलॉक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हैवलॉक।
अब उस हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके कर दिया गया है स्वराज द्वीप। क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। इसी हैवलॉक के नीचे हम चलें तो छोटा सा एक आइलैंड है, नील आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? नील। और उसका नाम स्वराज की जगह अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। यानी कि हैवलॉक का नाम बदल करके कर दिया गया है स्वराज द्वीप। नील आइलैंड का नाम बदल करके कर शहीद द्वीप। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके कर दिया है श्रीविजयपुरम। यहीं पर हम देखें, जो पोर्ट ब्लेयर है उसके दाहिनी ओर एक छोटा सा आइलैंड है और उसका नाम है रॉस आइलैंड। क्या नाम है? रॉस आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है। वहां पर भारतीय क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा देने के लिए ले जाया जाता। उसी के सामने थोड़ा सा पानी है, समुद्र का हिस्सा है, और रॉस आइलैंड है। जहां पर रॉस आइलैंड पर पहले अंग्रेज अधिकारी रहा। अंग्रेज अधिकारी कहाँ रहते थे? रॉस आइलैंड पर रहते थे। और वहीं से वो नजर रखे रहते थे कैदियों पर, खास करके सेलुलर जेल पर। अब जो रॉस आइलैंड है, रॉस द्वीप है, उसका नाम बदल करके कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इस तरह से करके 4 जगह का नाम वहां पर बदला गया है। पहला हम समझे, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके कर दिया गया है श्रीविजय। रॉस आइलैंड जहां पर अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलॉक का नाम बदल करके कर दिया गया है स्वराज द्वीप। और नील आइलैंड का नाम बदल करके शहीद। ये जानकारियां नेताजी से सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई थी, उनसे संबंधित थी। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब हम बात करें 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को क्या दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1966 में, यानी 24 जनवरी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। तो कब? 1966। तो इन्होंने शपथ ग्रहण की थी इसके तौर पर प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पद ग्रहण किया था कितने तारीख को? 24 जनवरी 1966 को। और इसीलिए इस दिन को किसके तौर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर। लेकिन कब से मना रहे हैं इसे? 2000। कब से मना रहे हैं? 2008 से मना। जैसे पराक्रम दिवस को कब से मना रहे हैं? 2021 से मना रहे हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय बालिका दिवस को कब से मना रहे हैं? 2008 से। अब 24 जनवरी के बाद आती है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। देखिए, 1950 में 25 जनवरी के दिन, 1950 में 25 जनवरी के दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है, निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कब से? 2000। कब से मनाया जाता है? 2011 से। तो हम 4 डेट देख रहे हैं। पहली डेट है 23 जनवरी, यानी पराक्रम दिवस, जो कि हम मना रहे हैं 2000 से। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, कब से मना रहे हैं? 2000। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कब से मना रहे हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, कब से मना रहे हैं? 1950 से ही मना रहे हैं हम उसे। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से ही हम मनाते आ रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 से मना रहे हैं, और अब की बार हमने यानी 2026 में हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है।
तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात चली है तो यही बता दें हम, हमारे संविधान में अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार दिया गया। आप सभी जो वोट डालते हैं सरपंच के चुनाव में, डीएम, तो वो वोट डालने का जो मताधिकार है वो आपको कौन से अनुच्छेद में दिया गया है संविधान? तो संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है। 26 जनवरी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, गणतंत्र दिवस के बारे में। आज की क्लास में नहीं, जुड़े रहिएगा। आपके जो कमेंट हैं, जो आपके सुझाव हैं, वो जरूर दें। धन्यवाद।